डू रिमाइंड मी, थोड़ा पहले कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मतलब कि tan क्यूब टी आपने फॉर्मूला बताया, tan 3t आपने फॉर्मूला बताया था, राइट? ठीक है, इसको करेंगे, थोड़ी देर में ही करेंगे। ओके, सो मीनवाइल, एक मिनट यार, बार बार आवाज आ रहा है, बंद करो इसको। हाँ, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी क्या? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम? निखिल बस थोड़ा सा था, बाकी सारे क्वेश्चन आपने कर लिए थे, ग्रेट। अच्छा, व्हाट अबाउट फ्रॉम, कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किए हो कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि खाली एनसीईआरटी कल करके खुश, ओसवाल स्टार्ट किए हो, चलो अच्छी बात है। गाइस, इसके पास्ट के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है आप सबके लिए, ठीक है? आरडी शर्मा स्टार्ट किए हो, अच्छी बात है। कोशिश करना रिपीटिशन ना करने के लिए, ठीक है? इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ इसके पास्ट के क्वेश्चंस की बात करूं ना, तो इतने पास्ट के क्वेश्चंस है, उसको ही प्रैक्टिस करने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक है? और हो सकता है, देखो, न्यूज आ जाए, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट आवर ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम 7th of जुलाई, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली तो हम लोग ऑफलाइन जा सकेंगे उधर, देखते हैं कैसा माहौल है। 1 तारीख खुलने के साथ साथ थोड़ा सा माहौल पता चल जाएगा बाहर का, तो उसके अकॉर्डिंग वी आर प्लानिंग फ्रॉम 7th of जुलाई, है ना? तो अभी तो क्या कहते हैं, आप लोग सुबह उठ के मतलब सीधा बैठ गए होंगे, कुछ लोग तो लेटे होंगे अभी भी, फोन देख रहे हैं, आंख मिस रहे हैं सुबह सुबह सेंटर पे आना होगा। ओके, सो अनुष्का कह रही है सर तो 8 बजे नहीं होगा ना ऑफलाइन? नया टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मेरा एक्चुअली सारा टाइम टेबल जो बना हुआ है ना, 22-23 क्लासेस का हफ्ते का, वो उसको चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा मोड़ा। और अभी तो गर्मी का टाइम है, गर्मियों के टाइम में मुझे जितना याद है, मैं सीसीएस में जो क्लास लेने जाता था, तो मैं सीसीएस पहुंचता था 7:35 की क्लास लेने के लिए। सीसीएस में क्लास होती थी 7:35 से, पहुंचना होता था तब तक, बिकॉज दिन में गर्मी भी तो बहुत होती है ना। चलो, तो गाइस, अच्छा, सो एनी डिस्कशन इश्यूज फ्रॉम सेकंड डेरिवेटिव 5.7? चलो 5.6 आई थिंक हो सकता है कि हमने सारे क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस कर लिया था। एनी इश्यूज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.7? 5.7 से कोई दिक्कत? क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाऊंगा आगे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वो आए हुए हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। जितने भी 4 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं ना, जितने भी, सबके सब यहीं से बने हुए हैं। अच्छा, ये डिस्कस हो चुका है, चलो बहुत अच्छी बात है, मेरा टाइम थोड़ा सा कम वो होगा। चलो फिर, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, जिससे क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट है, तो चलो इसको खत्म करेंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं सबसे पहले रोल्स थ्योरम की तरफ। नीचे वाला चार्ट तो दिख ही गया होगा, एनसीईआरटी का चार्ट पिक किया हुआ है। सो गाइस, रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम एक थ्योरम है जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है? तो आपको वो पर्टिकुलर कंडीशन पे एक बार फोकस करना है। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर कंडीशन? सो मान लो कि f हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि उसका जो आउटपुट जो होगा, जो कोडोमेन होगा, वो रियल नंबर्स में से आने वाला है, डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल a टू b। तो इसका जो डोमेन आने वाला है वो a से b में आने वाला है, ठीक है? तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बुक्स वगैरह में आप इसको ऐसे भी देख सकते हो।
ठीक है, आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब सबको पता होगा। इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है देयर द फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जो उसका डोमेन है और उसका रेंज हो जाएगा, रेंज बोल लो, को डोमेन बोल लो, the better word will be codomain. So codomain is the real numbers का set such that it is continuous on the closed interval a to b. तो जो भी वो फंक्शन होगी जो a से b पे डिफाइंड है, देखो ऊपर में डोमेन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा ऊपर में डोमेन लिखा हुआ है, तो वो फंक्शन का एक सिचुएशन लिखा हुआ है कि एक फंक्शन मान लो जो a से लेके b के अंदर डिफाइंड है और रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब उसके आउटपुट्स जो भी होंगे रियल नंबर में से होने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो कि, अब तीन कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन, इट इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a टू b, वो a से b क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल a टू b, तो a से b के ओपन इंटरवल पे वो डिफाइन भी होना चाहिए। एंड थर्ड, उन दोनों एंड पॉइंट्स पे आपका फंक्शन का वैल्यू भी डिफाइन होना चाहिए। उन दोनों एंड पॉइंट्स पे जिस पे हमने अपना फंक्शन को डिफाइन किया ना, एंड पॉइंट्स पे, वहां पे हमारा फंक्शन का वैल्यू सेम आना चाहिए। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू सेम आना चाहिए। सो देयर आर थ्री कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम क्लोज ब्रैकेट a to b, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट्स a to b, एंड डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि गाइस अगर मान लो कि आप एंड थर्ड पॉइंट इज f of a is equal to f of b। ठीक है, सो अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होता है तो रोल्स थ्योरम कहता है कि फिर ओपन इंटरवल a से b के अंदर एक पॉइंट c लाई करेगा सच दैट f of c f dash c is equal to 0। एक ऐसा पॉइंट c लाई करेगा जहां पे आप अगर डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हो, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो उस फंक्शन का, तो उस डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 आएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझ लो। जैसे यहाँ पे जो ब्लू कलर वाला जो ग्राफ दिख रहा है, पहले थोड़ा ग्राफिकली इसको समझते हैं। देखो ये कंडीशन दिया हुआ है, ये तीनों कंडीशन होंगे तो ये वाला सिचुएशन फॉलो करेगा। पहला क्या है कि कोई भी फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल a to b। तो मान लो मैंने x स्क्वायर का फंक्शन दिया आपको, तो x स्क्वायर जो है वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। तो अब x स्क्वायर इन दिस केस इज कंटिन्यूअस फ्रॉम a to b, इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल फ्रॉम a to b। एंड आपने ऐसे दो पॉइंट देखे हैं, आपने ऐसे दो पॉइंट देखे हो, ठीक है, ए और बी, वो वाले पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन की वैल्यू को सेम होना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन की वैल्यू को सेम होना पड़ेगा। तो ये मतलब कि पहले आपको ये तीन कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा, तब जाके रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये तीनों कंडीशन एप्लीकेबल है, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c belonging to a to b such that f dash c is equal to 0। ये कह रहा है कि अगर तीनों कंडीशन एप्लीकेबल है तब जाकर आपका एक पॉइंट है जहां पे एटलीस्ट, यहाँ पे a नहीं होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट there exists at least a real number c such that f dash c is equal to 0। अब इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझते हैं, थोड़ा सा आसान होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए जैसे कि हमारा फंक्शन है, हाँ दोनों देख लेते हैं ना। अब जैसे कि आप इस वाले फंक्शन को देखिए, इस वाले फंक्शन में ये मेरा f of x का ग्राफ है। ठीक है, ये मेरा f of x का ग्राफ है और ये पॉइंट चेक किया गया है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंदर चेक किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ इतने पे चेक कर रहे हैं तो सबसे पहला कंडीशन, क्या ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो इसका ग्राफ में तो हमें कहीं पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। नेकेड आई से अगर देख रहे हो तो क्लियरली हमें कोई ब्रेक भी नहीं दिख रहा है ना, कोई ब्रेक भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल के लिए हम मेनली क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि कोई शार्प कॉर्नर तो नहीं बन रहा है। इस केस में हम क्या देखेंगे, कोई शार्प कॉर्नर तो नहीं बन रहा है, तो कहीं पे भी शार्प कॉर्नर वाली चीज है नहीं,
और ग्राफ में कोई ब्रेक है ही नहीं, ग्राफ में कोई ब्रेक भी नहीं है, ग्राफ इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस। तो जब ग्राफ कंटिन्यूअस होता है और उस केस में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, वो एक ही सिनेरियो बनता है। ग्राफ अगर कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो मेनली किस केस में होता है? शार्प कॉर्नर वाले केस में होता है। तो यहाँ पे कहीं शार्प कॉर्नर भी फिलहाल आपको नेकेड आई से तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस भी दिख रहा है ये ग्राफ और डिफरेंशिएबल भी दिख रहा है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो आई कैन से दैट दिस इज एफ ए कॉमा एफ ऑफ ए, कह सकता हूं कि नहीं? दिस इज ए कॉमा एफ ऑफ ए। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट और उसके अकॉर्डिंग वाई कोऑर्डिनेट पे वो उसकी आउटपुट होती है ना। फंक्शन का ग्राफ हम जो भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे उसका इनपुट जाता है और वाई एक्सिस पे उसका आउटपुट जाता है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा एफ ऑफ ए, ठीक है। सेम अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बी कॉमा एफ ऑफ बी, बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो स्टूडेंट जो मैं थर्ड कंडीशन यहाँ पे डला हुआ है, थर्ड कंडीशन इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए एंड बी शुड बी इक्वल। द वैल्यू ऑफ फंक्शंस एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी शुड बी इक्वल। तो इक्वल होने का मतलब क्या होगा? इक्वल होने का मतलब होगा कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे जो बी से पास कर रहा है, उसको ए से भी पास करना पड़ेगा और वो लाइन पैरेलल है। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले लाइन की, मैं बात कर रहा हूं इस वाले लाइन की, तो ये वाली जो लाइन है ये देखिए एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो रहा है। एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल जो भी लाइंस होती है स्टूडेंट्स, उनका वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो जैसे अगर आप इधर इन्हीं दो पॉइंट्स को देख रहे हो, तो इन दोनों पॉइंट्स की खासियत क्या होगी? इनका एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है। जैसे एक पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए दिख रहा है, दूसरा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बी दिख रहा है, लेकिन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स की खासियत ये है कि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सेम होने वाले हैं, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सेम होने वाले हैं। ग्राफ से तो क्लियरली दिख रहा है ना सबको, ठीक है। ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, ये पैरेलल लाइन जो है वो y एक्सिस पे परपेंडिकुलरली जा रही होगी, y एक्सिस पे परपेंडिकुलरली जा रही होगी। बट अगर आप y कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम है। और अगर दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम है मतलब वो वैल्यू तो उस पॉइंट पे हम फिर ये कह सकते हैं कि अपने फंक्शन का आउटपुट सेम है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। फिर क्या कहता है? फिर कहता है then there exists at least a real number c such that f dash c is equal to 0। तो गाइस f dash डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे क्या बताता है? बताओ एक बार जल्दी से। हमने ज्योमेट्रिकली जब डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा था तो हमने वहां पे क्या सीखा था? डेरिवेटिव से हमको क्या पता चलता है किसी भी पॉइंट पे? एक बार चैट बॉक्स में बताओ। अगर हम किसी पॉइंट पे f dash c कैलकुलेट कर रहे हैं तो f dash c क्या होता है? नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी में हमने एक चीज सीखा था कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पे तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? जो हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक फंक्शन है, अपन ने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने अगर एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आई 2x, ठीक है। तो अब अगर मैं एफ डैश 5 की वैल्यू देखूं तो एफ डैश 5 की वैल्यू 2 5 10 हो गया। तो ये 10 क्या होता है? अनिमेश कह रहा है शार्प टर्न चेकिंग। नो, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट मींस इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ शार्प टर्न्स, ठीक है। फंक्शन कंटीन्यूअस है, शार्प टर्न्स नहीं है। बट आपको डेरिवेटिव से क्या वैल्यू मिलती है? डेरिवेटिव से स्टूडेंट्स हमें उस पॉइंट पे, वेरी गुड आर्यन, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट वाली लाइन बन रही होगी ना, उस टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप पता चलता है, उस टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए
तो मान लो कि ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है। अब इस एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ पे आप किसी पॉइंट पे वो देखना चाहते हो, डेरिवेटिव। किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का मतलब होता है, मान लो जैसे कि ये ही वाला पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट ग्राफ को मान लो यहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट ग्राफ को मान लो यहाँ पे कट कर रहा है। दिस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, c कॉमा सी स्क्वायर हो जाएगा, c कॉमा सी स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज आवर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर ये एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है तो वो जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज c कॉमा सी स्क्वायर। अब जब आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन होती है स्टूडेंट्स, उस स्ट्रेट लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो जितना मन। तो जब आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे कट कर सकती है, और अगर वो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है मान लो यहाँ पे, तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का, ये जो एंटी क्लॉकवाइज डिग्री में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से टेंजेंट तक जो एंगल बनी है, मान लो थीटा एंगल, तो ये थीटा का जब tan लेते हैं, tan theta, this tan theta is actually slope of the tangent line, slope of the tangent line at x is equal to c। x is equal to c पे जो हमारा टेंजेंट बना है वो उसकी टेंजेंट, देखो यार, टेंजेंट एंड tan थीटा में थोड़ा सा अंतर समझो। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which is just touching the curve at one point, whereas tan theta क्या है, tan theta is basically जब आप उस लाइन को एक्सटेंड करते हो। अब मान लो कि मैं अगर इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना हुआ, ठीक है, मुझे अगर इस लाइन को एक्सटेंड भी करना हुआ तो ये लाइन ऐसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से जब एंगल देखेंगे ना लाइन के ऊपर, तो उस एंगल का जब tan कैलकुलेट करोगे, tan थीटा कैलकुलेट करोगे, तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो उस लाइन का स्लोप बताती है, वो उस लाइन का स्लोप बताती है, ठीक है। तो यही जो स्लोप होता है ना, यही जो स्लोप होता है एफ डैश सी, दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि उस पॉइंट पे जो एंगल बना है थीटा और उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे आप एल्जेब्रिकली, उन दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, उन दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और हम लोग 5 पे, x इज इक्वल टू 5 पे हम स्लोप देखना चाहते थे, टेंजेंट का स्लोप देखना चाहते थे। हम जब बोलते हैं ना x इज इक्वल टू 5 पे हम स्लोप देखना चाहते हैं, तो हम वो टेंजेंट जो उधर से पास करेगी उस पॉइंट को टच करते हुए, उस टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप का बात होता है। तो अब जैसे कि अपना एफ डैश सी कितना हो जाएगा इस केस में, एफ डैश सी हो जाएगा 2c, क्योंकि हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। अगर फंक्शन है एक्स स्क्वायर तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। अब 2x में x अपना वेरिएबल है। अब मान लो कि आपने उसके जगह कोई कांस्टेंट पे चेक करना चाहते हो c पे, तो आप क्या करोगे, x के जगह पे c रखोगे, तो यही x की जगह पे जो c है दिस विल बी योर tan थीटा। अब जैसे जैसे मैं c की वैल्यू चेंज करते रहूंगा, अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा, अलग अलग c की वैल्यू रखूंगा, और उन अलग अलग पॉइंट पे जो मेरा टेंजेंट वाला लाइन बन रहा होगा उनके स्लोप निकलते हुए जाएंगे, उनके स्लोप निकलते हुए जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है क्या गाइस? हमने डिफरेंशिएबिलिटी खत्म कर लिया और इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब कोई अच्छे से नहीं दे पाया थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। आर यू गाइस गेटिंग दिस नाउ? याद करो जब डिफरेंशिएबिलिटी का प्रूफ भी बताया था, तो डिफरेंशिएबिलिटी के प्रूफ में भी हमने जो ऑनलाइन जो हमने एक वेबसाइट की हेल्प से समझा था, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके पॉइंट को पास लेते तो टेंजेंट वाली लाइन कुछ बन रही थी ना, और वहां पे हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर रहे थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर रहे थे, वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x आपको स्लोप ही तो देता था। तो किसी ने भी चैट में स्लोप वर्ड मेंशन नहीं किया, स्लोप वर्ड आर्यन ने बस टेंजेंट टू द पॉइंट मेंशन किया था। तो टेंजेंट लेकिन आर्यन एक लाइन होती है, हमें उस लाइन का स्लोप जानना है, वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, कहीं ना कहीं हमको वो इंफॉर्मेशन मिलता है यहाँ से, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
कोई डाउट यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है प्लीज गाइस, बिकॉज एफ डैश वाला आइडिया क्लियर होगा ना तभी रोल्स थ्योरम ज्योमेट्रिकली हम समझ पाएंगे। निखिल आपने बहुत लेट बोला था, आपने उसके पहले कुछ नहीं बोला। हाँ एक क्वेश्चन से हम देखो पहले ये बताओ कि खाली डिफरेंट जो हम किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं इतना आइडिया हुआ कि देखिए डेरिवेटिव से पता क्या चलता है, इतना आइडिया तो क्लियर हो गया ना सबको। ठीक है अब हम मतलब कि किसी भी पॉइंट पे मान लो कि मैं अगर तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ चलेगा अपना। अब इसके अलग अलग पॉइंट पे जो टेंजेंट कैलकुलेट करने का मतलब क्या होगा, मान लो कि आप इसका दिस इज योर पाई बाई 2, ठीक है दिस इज योर पाई बाई 2। अच्छा टेल मी स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपको यहाँ पे टेंजेंट बनाने के लिए दूंगा, टेंजेंट बनाने के लिए दूंगा तो टेंजेंट कैसा बनेगा, चैट में बताओ, थोड़ा सा सोचो इस चीज को, जब तक ये थोड़ा थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा ना तब तक थोड़ी दिक्कत होने वाली है। जो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे वो कैसा बनेगा, परफेक्ट एनिमेश करेक्ट। बाकी लोग दिव्यांशु चेक करो एक बार आंसर, रोशन सही है, निखिल करेक्ट। जो अपना वो टेंजेंट बनेगा वहां पे वो पैरेलल बनेगा, किसके पैरेलल बनेगा, वो बनेगा पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो हम जो टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे होंगे तो टेंजेंट ऐसा बन रहा होगा कि वो आगे भी अपने साइन के टॉप को जो है ना टच करके क्रॉस कर रहा होगा, साइन के टॉप को टच करके क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है स्ट्रेट लाइन तो बनेगी अनुष्का, बट वो लाइन कैसी होने वाली है अगर हम साइन एक्स के टॉप वाले पॉइंट पे देखेंगे तो यस एग्जैक्टली अभिषेक करेक्ट, रिवांश करेक्ट, दीक्षा करेक्ट, वो लाइन हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाली है। ठीक है तो अब जैसे कि इस पॉइंट पे जब आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, अब मैं आपसे एक अगला सवाल पूछूंगा, इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वो बताओ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फिर एंगल कितना बना रही है। इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फिर कितना एंगल बना रही होगी। अनिमेश करेक्ट, आर्यन करेक्ट, रोशन करेक्ट, अभिषेक दीक्षा करेक्ट, निखिल सोच के बताओ थोड़ा सा सही से। इफ अगर दो लाइंस पैरेलल होती है ना जैसे इस तरीके से ये लाइन हो गई और एक और लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि वो कोइंसिडेंटल भी हो सकती है। पैरेलल होने का मतलब है कोइंसिडेंटल भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से एंगल फिर कितना बन गया, एंगल बन गया जीरो का, एंगल बन गया जीरो का। ठीक है तो यहां पे आपने देखा कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वहां पे वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन दिस केस। इस केस में tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 0, 0 ही होता है ना स्टूडेंट्स। ठीक है चलो तो ये तो आपने देखा भी नहीं कि साइन एक्स मतलब मैंने बोला साइन एक्स, आपने क्या किया, आपने तो देखा कि टॉप पे जो कर्व बने वो टेंजेंट बनेगा वो हमारी स्ट्रेट लाइन होने वाली है, हमने तो इस पे फोकस ही नहीं किया कि ये हमारा साइन एक्स का कर्व है या कॉस एक्स का कर्व है। लेकिन क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल, और एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट हमने कैलकुलेट किया, tan थीटा कैलकुलेट किया, वो 0 आया। अब एक बार डेरिवेटिव के फंडे से देखते हैं ना, एक बार आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देखते हैं क्या क्या उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। अगर 0 आ रही है तो आइडिया क्लियर हो जाएगा, राइट।
है कि नहीं? निखिल कह रहा है अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा तो तब उसकी कुछ वैल्यू होगी, tan थीटा की कुछ वैल्यू होगी। बट इन दिस केस, हम अभी इस केस की बात करें, आगे बहुत सारे ग्राफ होंगे जिनका जहां पे आपको शायद एक्स एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल ना मिले, ठीक है। अब जैसे tan हो गया, निखिल tan का ग्राफ अगर देखोगे तो tan के ग्राफ में आप एक लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव से कैलकुलेट करके। अब देखो y is equal to sin x, this is the function of, this is a graph of sin x. Now tell me students, what will be the value of dy by dx here? जल्दी से चैट बॉक्स में what is the value of dy by dx? बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं। The number of students responding to these messages are actually showing me how many students are active in the class. कौन कौन एक्टिव है? तो दीक्षा एक्टिव है, दिव्यांशु एक्टिव है, रिवांश, आर्यन, अनुष्का, रोशन, अभिषेक, अनिमेश एंड सौरभ एंड निखिल, ये लोग एक्टिव है। अब कौन कौन है जो सो रहे हैं? आयुष, आशुतोष, हर्षित, नीलू, रितेश। तो आप लोगों को मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में अचानक आपको दिखेगा कि मैंने आपको सेशन से रिमूव कर दिया, ठीक है। तुम लोगों को अगर इतना रिप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, मेहनत लग रही है, तो सेठ बन गए हो तुम लोग, समझ रहे हो ना? ये सवाल आप खुद सोचो, ये सवाल आसान सवाल पूछा था मैंने, और जो इस क्लास के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उन सबका रिप्लाई आया है, ठीक है। तो सवाल आसान पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं बेइज्जती कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि लोग पार्टिसिपेट करें वहां पे, ठीक है। तो आयुष, देन नीलू, नीलू आई नो आप ठीक नहीं थे, अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, बट अगर इन सवालों पे आपका रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो मैंने सवाल पूछा था एटलीस्ट ये तो क्लास 11 से चल रहा है ना, तो यहाँ पे तो एक्सपेक्टेशन होगी कि आप मतलब रिस्पॉन्ड करोगे। हर्षित, तुम्हारे तो मतलब आई थिंक योर इवन योर फादर हैज गिव अप ऑन यू, ठीक है, तो देयर इज नो यूज। रितेश, बोलने के बाद आपका पहला मैसेज आया है, तो बेटर होगा कि आइदर यू गाइज रिस्पॉन्ड, बिकॉज ये सिर्फ मैं क्लास के पार्टिसिपेशन के लिए कर रहा हूँ। मुझे अच्छे बच्चों का नॉलेज चेक करना है, तो मैं एक अच्छे क्वेश्चन से करूंगा जो मैंने आगे रखे हुए हैं। मैंने आगे यहाँ पे पास्ट के क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ये देखो। बट माय पॉइंट इज कि उससे पहले अगर कोई चीज में डाउट आया है सबको, तो एवरीवन शुड पार्टिसिपेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ना। और अगर तुम लोगों को नहीं पढ़ना है ना, तो अपने फादर को बोलो ये चीज कि पापा मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, ट्रस्ट मी। 2-4 बार बोलोगे तो समझ जाएंगे वो कि इससे नहीं हो रहा। बट यहाँ पे क्लास में हो, आदत लगा लो, बिकॉज एक हफ्ते बाद अगर हम ऑफलाइन गए और वहां रिस्पॉन्स नहीं आया ना, मैं उसी वक्त सेंटर से निकालूंगा। डजंट मैटर वेदर यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड और नॉट, यार बोलो तो नहीं आ रहा। So we were talking about y is equal to sin x, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया dy by dx is equal to cos x। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? If I talk about this point, ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? This is pi by 2, है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं dy by dx at x is equal to pi by 2, dy by dx at x is equal to pi by 2, तो आप बताओ cos pi by 2 की वैल्यू कितनी है? cos pi by 2 की वैल्यू कितनी है? अनिमेश गलत है, आर्यन गलत, रोशन करेक्ट, दिव्यांशु करेक्ट, रितेश गलत, अनुष्का करेक्ट, अनिमेश अब सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos pi by 2?
cos 90 डिग्री की वैल्यू में गलती कर रहे हो कुछ लोग। cos 90 डिग्री, रुको पूछते हैं। हर्षित एक बार अनम्यूट करके जल्दी से cos 90 डिग्री की वैल्यू बताना। हर्षित जल्दी से अनम्यूट करके cos 90 डिग्री की वैल्यू बताना। देखो गाइस ये सो रहा है, एकदम बेशरम है ये। क्या हुआ, कोई जवाब नहीं आ रहा? चलो एक काम करता हूं, आशुतोष जल्दी से अनम्यूट करके एक बार ये cos 90 डिग्री की वैल्यू बताओ। जल्दी से अनम्यूट करके cos 90 की वैल्यू बताओ। रिमूव। हर्षित रिमूव। आयुष जल्दी से अनम्यूट करके cos 90 की वैल्यू बताओ। सर 0। तो चैट में लिखने में मतलब इनविटेशन कार्ड भेजना था कि आपके फादर को? नहीं ना? नो सर। तो अगली बार से यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके सर। सो cos 90 डिग्री इसकी वैल्यू 0 होती है, राइट? अच्छा, तो हमने ये जो प्रोसेस है, हमने ये जो प्रोसेस किया, हमने dy by dx कैलकुलेट किया, फिर हमने उस पॉइंट पे dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट की, वो 0 आ गया। अच्छा, ऊपर हमने स्लोप के हमने जो टेंजेंट वाली लाइन बन रही थी, उस टेंजेंट वाले लाइन के स्लोप की वैल्यू हमने देखी थी, वो भी 0 बनी थी। दोनों वैल्यू सेम आ गए कि नहीं? दोनों वैल्यू सेम आ गए, राइट? और हमने यही सीखा भी है कि डेरिवेटिव अल्टीमेटली हमें क्या बताता है, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, वो हमें उस पॉइंट पे जो टेंजेंट वाली लाइन बन रही होगी, वो टेंजेंट वाली लाइन का एक तरीके से tan थीटा बताता है, जो थीटा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं। गेटिंग दिस आइडिया टू? अभी क्या ये आइडिया क्लियर है आप सबके दिमाग में? अभी ये आइडिया क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब और देखो, अगर आप यहां पे देखते हो, अच्छा अब अगला सवाल एक और देखो, अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंट बना क्या? मेरा पहला सवाल है, ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है, क्या ये एक टेंजेंट बना? एग्जैक्टली नो, आप लोगों का आंसर आया नो। क्यों टेंजेंट नहीं बना? टेंजेंट इसलिए नहीं बना क्योंकि वो इन जो है ना लाइन को क्रॉस नहीं मतलब क्या कहते हैं, टच करके नहीं गया, क्रॉस कर गया, लाइन को क्रॉस कर गया। अच्छा, अब यहां पे आप वो देखो, आप यहां पे एंगल कितना बन रहा है? व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज 90 डिग्री, right? This angle is 90 degree. What is the value of 1090? What is the value of 1090? It is undefined. अनुष्का 0 नहीं होता है, undefined होता है। 1090 is तो सर undefined. मतलब 10 की जगह cos सर दिए। अच्छा ठीक है, so 1090 is undefined students। तो कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली यहां से क्या पता चला, इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ही नहीं बन रहा। Am I correct? ठीक है, चलो, तो अब वो रोल्स थ्योरम वाले फंडे को हम आराम से समझते हैं। अब देखो, अब इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, ये जो फंक्शन है,
ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर हम देखें तो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और हमारा f of a should be equal to f of b. Then there will exist a point where f dash c is equal to 0. And f dash c is equal to 0 का मतलब क्या होगा? उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही होगी वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। कहने का मतलब अगर एक ऐसा फंक्शन है जो a से b पे डिफाइंड है, a से b क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, a से b ओपन ब्रैकेट पे डिफरेंशिएबल है, और a और b पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस फंक्शन के ग्राफ पे कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे जो टेंजेंट वाली लाइन बन रही होगी वो टेंजेंट वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर आप ही थोड़े टाइम के लिए मान लो ये वाली लाइन को इग्नोर कर देते, आप इस वाली लाइन को इग्नोर कर देते, खाली इस ग्राफ को देखते, और मैं आपको बोलता कि बताइए यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे अपना जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आपको वो पॉइंट तो दिख रहा है ना कि यस वही पॉइंट है जहां पे हमारी लाइन जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर स्टूडेंट्स किसी पॉइंट पे हमारा लाइन एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमारी टेंजेंट एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल आई है तो उस पॉइंट पे अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे, उस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी होगी? स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, तो उस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। और अगर हम किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमें क्या बताता है? वो भी हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप बताता है। ठीक है, तो रोल्स क्या कहता था? रोल्स कहता था कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो कम से कम आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पे टेंजेंट वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वहां पे डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आने वाला है। आगे मैंने एक सॉल्व एग्जांपल भी रखा है इसकी राइटिंग को समझने के लिए, पर सबसे पहले ग्राफिकली इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या? ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग आया है पहले ग्राफ पे? दूसरा ग्राफ बगल में दिख रहा है, इस दूसरे ग्राफ को भी देखो एक बार, दूसरे ग्राफ को देखो, ये अगेन एनसीईआरटी से उठाया ग्राफ है। यहां से मान लो अपना फंक्शन का ग्राफ शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ, ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ। ये फंक्शन कहीं पे भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, कंटिन्यूअस है। ठीक है, ओपन इंटरवल देखते हो, क्लोज इंटरवल नहीं कह रहा बिकॉज अब क्या है, क्लोज इंटरवल हमारे एंड पॉइंट हो जाएंगे इस केस में, और वहां पे बहुत सारे टेंजेंट बनेंगे, तो इस केस में हमारा एंड पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। बट अगर मैं ओपन इंटरवल ए से बी की बात करूं, ओपन इंटरवल ए से बी की बात करूं तो कोई शार्प पॉइंट नहीं आ रहा है, तो मतलब ओपन इंटरवल ए से बी पे अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और साथ ही साथ इस केस में अगर आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू देखते हो तो दोनों की वैल्यू कितनी है? ग्राफ से कितना दिख रहा है? दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है कि नहीं? दोनों की वैल्यू कितनी है? दोनों की वैल्यू 0 है, क्योंकि दोनों कहां पे लाई कर रहे हैं? दोनों हमारे लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। और जब हम फंक्शन की आउटपुट की बात करते हैं ना, तो हम किसी पॉइंट पे फंक्शन की आउटपुट देखना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे हमें कहीं ना कहीं ग्राफ पे वाई कोऑर्डिनेट को देखना होता है। एक फंक्शन का ग्राफ जो बनता है उस ग्राफ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उसमें से आपने कोई एक पॉइंट उठाया, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इनपुट होता है, वाई कोऑर्डिनेट आउटपुट होता है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट कितने होंगे? दोनों के वाई कोऑर्डिनेट जीरो होने वाले हैं। ठीक है, कोई नहीं दीक्षा, आप एक बार रिकॉर्डिंग को देख लेना अगर आपका जूम के कारण आप लेट से ज्वाइन कर पाए थे। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको 10 साढ़े 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये पहली चीज है स्टूडेंट्स। अब डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो आप इस ग्राफ की शेप से फिगर आउट कर पा रहे हो कि एक ये वाला पॉइंट होगा जहां पे हमारी जो लाइन बनेगी टेंजेंट की वो पैरेलल होगी। इवन ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट पे भी हमारा टेंजेंट क्या बन रहा है? पैरेलल बन रहा है एक्स एक्सिस का। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, सी पॉइंट और डी पॉइंट ले लेते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है?
इस केस में हमारा एफ डैश सी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा और हमारा एफ डैश डी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है। रोल्स ने बस यही कहा है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ग्राफ एक सिचुएशन पे टर्न कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वो ग्राफ एक सिचुएशन पे स्मूथली टर्न कर रहा होगा, और स्मूथली वो जहां पे टर्न कर रहा है ना, उस जगह पे आपको स्लोप की वैल्यू जो है वो 0 मिलने वाली है। ठीक है, वहां पे एक पॉइंट होगा, कम से कम एक पॉइंट। इस ग्राफ में हमको एक पॉइंट दिखा है, इस ग्राफ में हमको 2 पॉइंट दिखा हुआ, 2 से ज्यादा भी हो सकते थे, बट एटलीस्ट 1 पॉइंट विल बी ऑलवेज देयर। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि राइटिंग अपन कैसे करेंगे, इसकी राइटिंग पे हम कैसे वर्क करेंगे। तो मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx which is equal to x square plus 2x minus 8 where x belongs to minus 4 से 2। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो अपना जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इन क्लोज इंटरवल -4 से 2 एंड इट इज डिफरेंशिएबल इन -4 से 2। ठीक है, ओपन इंटरवल। तो अपना कंटिन्यूअस हो गया और अपना डिफरेंशिएबल हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होता था, व्हाट वाज द थर्ड कंडीशन? द थर्ड कंडीशन वाज आपको उन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है। तो यहाँ पे हमको किन 2 पॉइंट्स पे चेक करना होगा, हमको इस पॉइंट पे और हमको इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। देखो, इस सॉल्यूशन को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, ठीक है, इसको आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। दिस वाज, ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको उस तरीके का एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, सिंपली बोला जाएगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस। तो आपको वेरीफाई करने का मतलब है कि वहां पे कुछ क्वेश्चन में होगा चेक वेदर इट इज फॉलोइंग द रोल्स थ्योरम और नॉट। तो कहीं ना कहीं हमें देखना है कि रोल्स थ्योरम फॉलो कर रहा है कि नहीं। अच्छा, रोल्स थ्योरम फॉलो करने का मतलब क्या है, उसको अप्लाई करने से पहले आपको उसके कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा कि वो रोल्स थ्योरम अप्लाई होने के कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर वो रोल्स थ्योरम के कंडीशंस को फॉलो ही नहीं कर रहा तो रोल्स थ्योरम को सपोर्ट नहीं करेगा, रोल्स थ्योरम वहां पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आपने देख लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, अगर आपने देख लिया कि उस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो वहां पे रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। अगर ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर फंक्शन की वैल्यू उन दोनों एंड पॉइंट्स पे इक्वल नहीं है तो भी अपना रोल्स थ्योरम नहीं लगने वाला, राइट। तो पहले तो आपको कभी भी क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड्स में 2 या 3 नंबर के लिए मिलता है ज्यादा से ज्यादा, तो आपको पहले उस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते थे, वेरिएबल्स के ऊपर पावर होता था होल नंबर, और उस तरीके के फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा फंक्शन, देखो अगर मैं आपसे सिंपली डोमेन की बात करता ना इस क्वेश्चन में, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का डोमेन का बात करता, आप डोमेन क्या बोलते बताओ एक बार, आप यहाँ पे डोमेन के बारे में क्या बोलते? इस केस में हमारा डोमेन क्या होता, ऑल रियल वैल्यूज होता, बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एंड इफ दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सो इट विल बी डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। बट आपको रोल्स थ्योरम किस इंटरवल में डिफाइन वेरीफाई करने दिया है, आपको रोल्स थ्योरम -4 से 2 पे वो करने दिया है, -4 से लेके 2 के ऊपर हमें उसे वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या चेक करना है, हमें चेक करना है पहले कंटिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन। कंटिन्यूटी कर चुके हैं अपन, तो आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी के केस में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए ही कंटिन्यूअस है। साइन और कॉस ऑल रियल वैल्यूज के लिए वो कंटिन्यूअस है, कभी भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपको जनरली वो यहाँ पे क्वेश्चंस जो देंगे वो जनरली या तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं, या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एल्जेब्रिक के अंदर एक कैटेगरी है पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक और पॉलिनोमियल में अंतर होता है। एल्जेब्रिक में क्या होता है कि x के ऊपर -1 भी जा सकता है पावर,
लेकिन पॉलिनोमियल x के ऊपर अगर -1 दिख रहा है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते, वो फिर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो राइट नाउ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी भी कर चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई डिफरेंट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको ये लिखना है, द गिवन फंक्शन f(x) being a polynomial function is continuous in this and is differentiable in -4 to 2। तो ये भाई साहब अपना कंटिन्यूअस होगा क्लोज ब्रैकेट में और डिफरेंशिएबल होगा ओपन ब्रैकेट में। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन में आपको वैल्यू चेक करनी होगी। किसकी वैल्यू? फंक्शन की वैल्यू इन दोनों एंड पॉइंट पे। तो देखो थर्ड स्टेप में क्या किया गया है, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की गई f of -4, f of -4 की वैल्यू 0 आई है। फिर कैलकुलेट किया गया है f of 2। f of 2 कैसे कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स? f of 2 का मतलब होगा कि आपने सीधा फंक्शन में x के जगह पे 2 रख दिया, तो 2 स्क्वायर का वैल्यू 4, 2 into 2 का वैल्यू 4 -8, 8 - 8 कितना हो गया? 8 - 8 0 हो गया, 8 - 8 0 हो गया यहाँ पे। तो हमारा -4 पे भी फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है और 2 पे भी हमारा फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है। सो देयरफॉर f of -4 इज इक्वल टू f of 2। दोनों वैल्यू 0 आ रही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, वो इंपॉर्टेंट है। रोल्स को क्या चाहिए? दोनों वैल्यू इक्वल चाहिए था। सो द वैल्यू ऑफ f(x) at -4 and 2 coincides। तो कहीं ना कहीं वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब रोल्स क्या कहता है? रोल्स कहता है कि फिर उस इंटरवल के अंदर एक नंबर c होगा जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होने वाली है, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होने वाली है। तो अब आपको यहाँ पे आइडियली क्या करना चाहिए? इसके बाद आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए f'(x). f'(x) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x + 2। तो अगर f'(x) की वैल्यू 2x + 2 है तो f'(c) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f'(c) की वैल्यू हो जाएगी 2c + 2। और रोल्स थ्योरम कह रहा है कि अगर आपके तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो देयरफॉर आप सीधा क्या कर सकते हो, आप f'(c) को इक्वल टू 0 करो, 2c + 2 = 0 आ जाएगा और वहां से c का वैल्यू कितना आया? वहां से c का वैल्यू आया -1। तो इस c की वैल्यू -1 पे अपना जो ग्राफ बनेगा, इस पॉइंट पे जो अपना फंक्शन का जो टेंजेंट बनाओगे आप इस पॉइंट पे, वो टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो चलो एक बार ग्राफ से इसको समझ लेते हैं। एक बार मैं डेस्मोस पे इस ग्राफ को एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। तो x² + 2x - 8 है। देख लेते हैं ना, -1 पॉइंट पे चेक कर लेंगे अपन। तो x² + 2x - 8, ठीक है। तो ये अपना x² + 2x - 8 आ गया। अब हमको कहां पे चेक करना है? हमें चेक करना है x = -1 पे, ठीक है, x = -1 पे। अच्छा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने दिख रहे हैं आप लोगों को? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने दिख रहे हैं? आई थिंक सबको -1, -9 दिख रहा है। आपको -1, -9 दिख रहा है, ठीक है। तो f(x) x² + 2x - 8। तो जब हम x की वैल्यू -1 डाल रहे थे, हमारा y का वैल्यू कितना आ रहा है? -9 आ रहा है। लेकिन रोल्स थ्योरम किसके बारे में बात करता था? रोल्स थ्योरम बात करता है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये बताओ गाइस, अगर हम इस पॉइंट पे जो टेंजेंट वाली लाइन बनाते, जैसे इससे थोड़ा लेफ्ट में अगर टेंजेंट बनाते, इससे थोड़ा लेफ्ट में अगर टेंजेंट बनाते तो वो कुछ ऐसा बनता, और अगर पास जाते तो कुछ ऐसा बनता।
लेकिन जब आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट वाली लाइन क्या होगी, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, बट अगर एक्यूरेट बनाने जाएंगे तो आई थिंक सबको पता चल रहा होगा कि वो वाली लाइन कैसी बनने वाली है। क्या ये वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी कि नहीं? ये वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या नहीं होगी? एग्री करते हो ना सब कोई? अब बताओ कि क्या मैंने ये पॉइंट ऐसे ही हवा में कैलकुलेट किया? नहीं, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने वो पॉइंट निकाला और अब हम ग्राफ पे चेक कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट वाली लाइन बन रही होगी, क्या वो टेंजेंट वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही है? यही तो चेक कर रहा हूं ना मैं। गेटिंग दिस? आपको ग्राफ पे नहीं दिखाना है ये चीज, ये तो बस हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है? ये हम लोग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। सो फाइनली सॉल्यूशन पे देखिए। सो रोल्स थ्योरम states that there is a point C belonging to -4 से 2 such that f dash C is equal to 0। तो पहले fx आपको दिया हुआ है, ये जैसे स्टेप्स आपको दिख रहे हैं ना गाइस, बोर्ड्स में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। सो fx is equal to this, so therefore f dash x is equal to 2x plus 2, and if f dash x is equal to 2x plus 2, फिर आपको क्या करना है, f dash C को equal to 0 करना है, ये आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि C का वैल्यू माइनस में से मिलने वाला, आपको डेरिवेटिव की वैल्यू को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और वहां से आपको C का वैल्यू मिलेगा -1, वहां से आपको C का वैल्यू मिलेगा -1, ठीक है? गेटिंग दिस आइडिया? समझ में आया? तो आपका जो सॉल्यूशन होगा ना, उस सॉल्यूशन में आपका पहला स्टेप क्या होने वाला है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड फंक्शन की वैल्यू, ये चेक करना। और जब तीनों कंडीशन रोल्स के सेटिस्फाई हो जाए, फिर आपका आएगा ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में यू विल फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करोगे, और वहां से पॉइंट C कैलकुलेट करोगे, वहां से पॉइंट C कैलकुलेट करोगे, ठीक है? ये था अपना रोल्स थ्योरम। आसान है यार, प्लीज डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। 2-3 क्वेश्चंस अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से भी, बट दिस इज द ओनली प्रोसेस। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज करूंगा, हो सकता है कि मैंने आपको अब मान लो कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स ही दे दिया, fx इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, और मैंने आपको बोला कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए, ठीक है? और मैंने आपको एक इंटरवल दे दिया, मान लो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई का मैंने आपको इंटरवल दे दिया। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप देखोगे कि 0 से 2 पाई पे फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो f ऑफ 0 मतलब साइन 0 हो जाएगा, ये भी 0 होने वाला है। f ऑफ 2 पाई देखेंगे तो f ऑफ 2 पाई क्या होगा, f ऑफ 2 पाई हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई। तो साइन ऑफ 2 पाई मतलब क्या हो जाएगा इस केस में, साइन ऑफ 2 पाई विल बी साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, सॉरी, उसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक है? आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने 0 से 2 पाई क्यों लिया, आपने 0 से, हो सकता है आपके मन में आ रहा हो, 0 से पाई बाई 2 क्यों नहीं लिया? 0 से पाई बाई 2 अगर हम लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आने वाली, दोनों एंड पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं आएगा, हमें फंक्शन की वैल्यू सेम चाहिए। अगर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आई ना, तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाओगे। रोल्स थ्योरम का कंडीशन है ना 3, वो कंडीशन में एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे वहां पे, ठीक है? ये रीजन है। तो समझ रहे हो ना, सेम फंक्शन के लिए अगर हमने इंटरवल चेंज कर दिया, बिकॉज रोल्स थ्योरम का कहीं ना कहीं वो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने समझा है, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जब वो सारे कंडीशंस फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि वो ग्राफ जो है ना टर्न करता है। फिर सिंपल सी बात है यार, अगर हमें कहीं ना कहीं 2 पॉइंट पे हमारा फंक्शन का वैल्यू सेम चाहिए, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है,
फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपना ग्राफ जो है घूम फिर के आ रहा है, घूम फिर के ऊपर नीचे वेव बना के एक पॉइंट पे तो कम से कम एक टर्न मारेगा। सोचो कि आपने यहां से शुरू किया, ठीक है, ये आपका आउटपुट है, फिर आपने घूम कर वापस इधर आए हो, तो ये अपना फंक्शन का आउटपुट सेम हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये रोल्स थ्योरम उन्हीं केसेस पे एप्लीकेबल होगा जहां पे आप घूम कर सेम आउटपुट पे आए हो और वहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है। ग्राफ टर्न ले रहा है तो वहां पे पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर आपने पूरा घुमा ही नहीं, अगर आप सिर्फ 2 कदम आगे निकले, स्टार्टिंग किया इधर से और हल्का सा ऊपर गए हो, तो आप क्या है कि आपकी फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, इनपुट और आउटपुट। तो फिर उस केस में ये बोल पाना मुश्किल होगा कि आपका वहां पे कोई पॉइंट लाइक कर रहा है क्या जहां पे डेरिवेटिव 0 हो। ये बोल पाना वहां पे मुश्किल है, समझ रहे हो ना, ये बोल पाना वहां पे मुश्किल है, इसीलिए कंडीशन डाला गया। तो कंडीशन फॉलो होगा तभी जाकर हम इसको बता पाएंगे। 2 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे और तो इट विल बी क्लियर, और उसमें कुछ है नहीं बचता। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ठीक है, तो मान लो कि दिस इज माय फंक्शन x बिलोंग्स टू -1 से 4। मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम, मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम, ठीक है। अब जो हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम, आप सबसे पहले क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है और आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अब गाइस एक छोटा सा सजेशन है कि जब आपको किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है, तो आप पहले उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करो, आप उस फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करो। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होने वाला है, हमें अगर हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रोल्स थ्योरम लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो जब आपको इस तरीके के एक्सप्रेशंस मिलते हैं, छोटा सा हिंट है, आई मीन ये कुछ चीजें हैं जो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भी आइडिया लगा होगा। जैसे कि इसमें जो सेकंड टर्म दिख रहा है x+3⁻⁻4, तो -4 का मतलब क्या हुआ, -4 का मतलब हुआ कि आपका जो फंक्शन है उसमें जो एक्सप्रेशन है वेरिएबल वाला, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा नेगेटिव पावर के कारण। तो देयर आर हाई चांसेस किसी पॉइंट पे शायद वो डिफरेंशिएबल ना हो। कैसे पता चलेगा, तो एक तरीका है आपके पास LHD और RHD कैलकुलेट करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, वहीं से आपको पता चल जाएगा। मान लो आप 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 नंबर में अगर आया है, 3 नंबर में आया है, अगर 3 नंबर में आता है तो हम LHD RHD कैलकुलेट करेंगे बिकॉज वो टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में आया है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 4 3 12 आगे निकल जाएगा और ये बनेगा मेरा x+3 होल टू द पावर -4 -1, ठीक है। -4 -1 कितना हो गया, -5 हो गया। सो दिस इज फाइनली आवर -12 डिवाइडेड बाई x+3 होल टू द पावर 5। नाउ दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल पे देखो, क्या ये कहीं पे डिसकंटिन्यूअस होने वाला सिचुएशन दिख रहा है क्या। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आया -12 डिवाइडेड बाई x+3 होल टू द पावर 5। माय क्वेश्चन इज, क्या किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा है। नॉन डिफरेंशिएबल दिखने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद उस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठाइए
और उस पॉइंट पे देखिए कि अपना फंक्शन का डेरिवेटिव का वैल्यू आ रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर सबको ये पता चल रहा है कि x के जगह पे अगर आप -3 डालते हो, x के जगह पे अगर आप -3 डालते हो तो मेरा फंक्शन क्या होगा, वहां पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन मैंने -3 को इंटरवल में नहीं दिया है, मैंने -3 को इंटरवल में नहीं दिया है, ध्यान से देखो। तो दिस विल बी डिफरेंशिएबल, दिस विल बी डिफरेंशिएबल। -3 तो है ही नहीं, बचा -1 से 4। अब आप ही देखो कि अगर आप -1 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हो f डैश x में, f डैश x में -1 से 4 के बीच का कोई भी वैल्यू रखते हो, क्या आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है? क्या आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो उस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि पहले आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद आपने उस डोमेन में से वैल्यूज रखा और हर एक वैल्यू पे f डैश x आ रहा है। हर एक वैल्यू पे f डैश x आने का मतलब है माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर कोई ऐसा पॉइंट दिख जाता जिसपे अपना f डैश x का वैल्यू अनडिफाइंड बन रहा है, तो हम बोलते मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या हो सकता था? तो वही फंक्शन इस वाले इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी है। अब आपको चेक करना है फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का आउटपुट। तो शायद फंक्शन का आउटपुट सेम ना आए, फंक्शन का आउटपुट शायद सेम ना आए, वो एकदम अलग सिचुएशन है। अभी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में दिक्कत हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे है इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे? सेम लॉजिक, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे पहले। तो 0 ये बनेगा -12 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 होल टू द पावर 5। अब देखो कि ये चीज कहां पे डिफाइन नहीं होगा, this is not defined, this is not defined. What is this? This is the f dash x. So this is not defined when x is equal to -3, which is in the domain, which is in the इंटरवल बोल लो, डोमेन बोल लो। तो अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है वो उस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट दिख गया जहां पे हमारा फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है, जहां हमारा फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर वहां पे आप रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम can't be applied, Rolle's theorem can't be applied because there is a discontinuity, there is a point of where function is not differentiable. इस केस में क्या है, इस केस में डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कुछ चीजें कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन द फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करते हो क्या चीज, f of -1, this is not equal to f of 4। इस केस में f of -1 is not equal to f of 4 and this is why the function पे रोल्स थ्योरम नहीं अप्लाई कर पाओगे, इसीलिए आप यहाँ पे फंक्शन पे रोल्स थ्योरम नहीं अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ। 2-3 क्वेश्चन देखिएगा, ट्रस्ट मी यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज। कंटिन्यूटी समझे हुए हो, डिफरेंशिएबिलिटी समझे हुए हो, तो रोल्स थ्योरम को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम बचा हुआ है, हमारे पास टाइम है लगभग 15 मिनट का।
रोल्स थ्योरम समझ में आया है थोड़ा भी? तो मीन वैल्यू थ्योरम में आपको कुछ अलग नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक स्पेशल केस होता है रोल्स थ्योरम, ठीक है? सो लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, आयुष कह रहा है कि सर कुड बी फर्स्ट चेक f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। बिल्कुल चेक कर सकते हो, यू कैन। ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ है कि आपको पहले कंटिन्यूटी देखना है फिर डिफरेंशिएबिलिटी देखना है और उसके बाद आपको हमें फंक्शन की वैल्यू देखनी है। हमारा टारगेट यही होता है आयुष कि पहले हम इसको, इस पे रोल्स थ्योरम ना लगने दे। ना लगने दे मतलब हम जनरली उस पॉइंट पे जाते हैं जहां पे हमें दिखे कि हमारा फंक्शन जो है वो तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो ना करे, ठीक है? अब जैसे कि इस केस में हमें क्लियरली दिख रहा था कि x की वैल्यू -1 रखने पे अंदर -1 + 3 2 बन रहा है एंड 2 टू द पावर -4 इज डिफरेंट। और जब x की जगह पे 4 रख रहे हो तो 4 + 3 7, तो वहां पे अंदर 7 टू द पावर -4 बन रहा है। दोनों में अच्छा खासा अंतर है, राइट? तो हमें क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पे वो कंडीशन के कारण रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। इस केस में क्या था? इस केस में शायद आप -10 और +10 रखते तो आपको वैल्यू सेम मिलते। यहाँ पे जैसे लेट मी मेक इट, कितना कर दो यहाँ पे, लेट्स से आई मेड इट -16, लेट्स से आई मेक इट -16, ठीक है? तो -16 में क्या हो रहा है? On -16 and +10, in both the cases our value, in both the cases the value of the function is same, right? तो यहाँ पे आपको आयुष पता चल जाएगा that we cannot calculate like the value of f of a and f of b will be equal here, so we'll have to check continuity and differentiability। और जब भी आपको continuity and differentiability में check करना है, you will always check differentiability first, because if a function is not differentiable then definitely the function is not continuous, but if a function is continuous it may or may not be differentiable, right? तो इसीलिए it's a suggestion to everyone, पहले आप जल्दी से पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देख लो। फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती है, देख के पता चल जाता है कि हाँ उस पॉइंट पे हमारी फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। बट इफ यू फील लाइक इन दिस केस -16 एंड 10 पे हमारा फंक्शन का वैल्यू सेम है, देन उस केस में हम क्या सोचेंगे? उस केस में हम सोचेंगे कि यार फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे? तो डिपेंड करेगा मार्क्स पे। मार्क्स अगर ज्यादा नंबर के क्वेश्चन है तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे, लेकिन अगर हमारा छोटा नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्टली f' करना, f' का एक्सप्रेशन सामने आ जाएगा, देखना कि वो एक्सप्रेशन कहां पे अनडिफाइंड है, वो एक्सप्रेशन कहां पे अनडिफाइंड है, ठीक है? So coming to mean value theorem now. Now the concept of mean value theorem, as I just told, टॉपर्स की स्कीम है। हाँ मतलब दिस इज हाउ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एक बार भी अगर आप आर्टिशन में ओपन करते हो एंड वहां पे अगर आप लिखते भी नहीं, 5 क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ दे आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। कमिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम नाउ, मीन वैल्यू थ्योरम में भी वही कंडीशंस है जो रोल्स थ्योरम्स के कंडीशंस थे। सो द फंक्शन हैज टू बी कंटीन्यूअस इन क्लोज ब्रैकेट a to b, the function has to be differentiable in open bracket a to b, the function का वैल्यू हैज टू बी इक्वल एट a and b। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है लैग्रांजेस, द नेम इज एक्चुअली लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांजे ने क्या बोला था? उसने बोला था दैट f' will be equal to f of b minus f of a divided by b minus a। तो स्टूडेंट्स f of b minus f of a divided by b minus a, in the numerator we have actually written change in y, in the numerator we have written the value of function at b and a, तो बेसिकली वो हमने y कोऑर्डिनेट्स को लिखा हुआ है, एंड इन द डिनोमिनेटर b minus a हमने x कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंस लिखा हुआ है। तो न्यूमरेटर में चेंज इन y है, डिनोमिनेटर में चेंज इन x है, तो वो अल्टीमेटली क्या है? स्लोप होता है, ठीक है? और स्लोप लैग्रांजे कह रहा है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपको एक पॉइंट कम से कम ऐसा मिलेगा जहां पे fb माइनस एफ डिवाइडेड बाय b माइनस ए का वैल्यू बराबर आ रहा हो, ठीक है? इसको भी एक क्वेश्चन से समझेंगे।
अब जैसे ये ग्राफिकली अगेन एनसीईआरटी का ही ग्राफ उठाया हुआ है, एनसीईआरटी का ग्राफ उठाया हुआ है ये वाला। तो यहाँ पे दिस इज योर फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, ये अपना फंक्शन का ग्राफ हो गया। नाउ वी आर लुकिंग एट द कंडीशन फ्रॉम ए टू बी। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ए कॉमा एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ, ठीक जैसे हमने रोल्स थ्योरम में देखा था। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट, बी कॉमा एफ ऑफ बी। बी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट हो गया और एफ ऑफ बी मतलब अपना वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट हो गया। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है दिस थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम द ग्राफ, सॉरी उल्टा बोल रहा था मैं, क्या था, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ये अल्टीमेटली आपको क्या दे रहा है, दिस इज गिविंग द स्लोप। बिकॉज अगर मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देता हूं और इसको ज्वाइन तो किया हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो जब लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और अगर एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर दूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिस एंगल, ये एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा अपना सीकेंट वाला लाइन। अच्छा, व्हाट वाज द सीकेंट? Tangent was a line which just touches the curve, whereas secant is a line which touches the curve at 2 points. तो कहीं ना कहीं वो कर्व के बीच से जा रहा होगा, 2 पॉइंट पे टच क्रॉस करता है एक तरीके से, ठीक है। तो जब हम एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए देख रहे हैं, मान लो कि मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं P, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं Q। तो अल्टीमेटली एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए से हमें क्या पता चलता है, वी गेट द स्लोप ऑफ secant, we get the slope of secant PQ, we get the slope of secant PQ। तो यहाँ पे वो चीज बता रहा है कि इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि वो जो लाइन है वो आपको एक्चुअली secant का स्लोप दे रहा है। तो ये थ्योरम क्या प्रूफ करता है, ये थ्योरम प्रूफ करता है कि एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा उस, कहां पे, उस ए से बी वाले इंटरवल में, सच दैट उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही होगी, दैट टेंजेंट वाला लाइन इज पैरेलल टू द सीकेंट वाला लाइन। टेंजेंट ये वाला लाइन कौन सा है, दिस इज माय सीकेंट वाला लाइन। ये वाला क्या है, दिस इज माई टेंजेंट एट x इज इक्वल टू c। और अगर एक बार वापस एक्सप्रेशन की तरफ जाए तो व्हाट वाज f डैश c, f डैश c का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। और डेरिवेटिव अपन को क्या देता था, अपन को उस पॉइंट पे स्लोप देता था टेंजेंट का। ये एक्सप्रेशन क्या दिया है, दिस एक्सप्रेशन वाज सीकेंट वाले लाइन का स्लोप, सीकेंट वाली लाइन का स्लोप। तो लैग्रेंजेस का मीन वैल्यू थ्योरम में जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन की एक साइड में हम एक पॉइंट पे डेरिवेटिव देख रहे हैं, दूसरे साइड में क्या है, दूसरे साइड में चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है, दो पॉइंट्स के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के लिए। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x एक्चुअली में क्या बताता है, उस लाइन का स्लोप बताता है। यहाँ पे वो लाइन क्या है, सीकेंट वाली लाइन है। तो लैग्रेंजे कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू सेम होगा। दोनों वैल्यू सेम होने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, दोनों ही केस में हम स्लोप देख रहे हैं। एक केस में हम सीकेंट का स्लोप देख रहे हैं, तो दूसरे केस में हम टेंजेंट का स्लोप देख रहे हैं। एक केस में अगर हम सीकेंट का स्लोप देख रहे हैं तो दूसरे केस में हम टेंजेंट का स्लोप देख रहे हैं। तो अपना मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जहां पे जो टेंजेंट वाली लाइन बनेगी वो सीकेंट वाले लाइन के पैरेलल हो। और जब स्टूडेंट्स दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। ये हमने स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। m1 इज इक्वल टू m2 देखते थे ना, m1 और m2 क्या होता था, दोनों लाइंस के स्लोप होते थे। तो इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि अब अगर मैं इसको भी एक्सटेंड करूं, मान लीजिए कि इस वाली लाइन को भी अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, तो ये दोनों जो एक्स एक्सिस के साथ जो यहाँ पे एंगल बना रहे होंगे ना, वो दोनों एंगल सेम होगा। और दोनों एंगल सेम होगा इसका मतलब
अपना tan थीटा दोनों के केस में इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो व्हाट लैग्रेंजेस का कंडीशन इज सेम एज ऑफ रोल्स थ्योरम। लैग्रेंजे कहता है कि f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बी पे अपना वो क्लोज इंटरवल वाले पॉइंट्स है। एक सॉल्व्ड एग्जांपल से इसको देखते हैं। सो अगेन आई हैव टेकन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। और अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंस f फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, तो देयरफॉर ये क्या होगा, देयरफॉर ये कंटिन्यूअस होने वाला है कहां पे, क्लोज ब्रैकेट 1 से 4 पे। ये डिफरेंशिएबल होगा कहां पे, तो ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन ब्रैकेट 1 से 4 पे। एंड फाइनली अगर हम f ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो दैट इज कमिंग आउट एज -6। वो आ रहा है -6, एक मिनट, 1 माइनस 4, हाँ -6 आ रहा है। सो f ऑफ 1 का वैल्यू -6 आया है। f ऑफ 4 की वैल्यू यार यहाँ पे एक गलती है फिर तो, यहाँ पे आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये होगा तो हर केस में फिर वो वैल्यू तो 0 आ जाएगी। हाँ वो गलती से लिखा हुआ था वहां पे। मीन वैल्यू थ्योरम देखो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं होगा यार, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं होगा, वरना वो तो फिर रोल्स थ्योरम बन जाएगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये दोनों कंडीशन होने चाहिए। अगर एफ ए और एफ बी इक्वल आ गया तो आप देख सकते हो कि एफ डैश सी का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। एफ डैश सी का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे स्टेटमेंट को उल्टा लिखा हुआ है। दिस थ्योरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ रोल्स थ्योरम में उल्टा, एक्चुअली यहाँ गलत लिखा हुआ, मैं सही कह रहा था। मीन वैल्यू थ्योरम को उल्टा करते हो। अब मीन वैल्यू थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है रोल्स थ्योरम, ठीक है। सो एनीवेज एफ ऑफ 1 कैलकुलेट किया वो -6 आएगा। फिर एफ ऑफ 4 कैलकुलेट किया तो 16 माइनस 12 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1। एंड जब हम लोग एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे मतलब ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। पहले फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो देखना होगा। फिर एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 4 है। तो इस तरीके से जब आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। फंक्शन इज दिस, द पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, जिसका डेरिवेटिव है 2x माइनस 4। फिर एफ ऑफ 1 कैलकुलेट किया -6 आया, एफ ऑफ 4 कैलकुलेट किया -3 आया। कैसे -3 आया भाई साहब, 4 4 द 16, सॉरी यार यहाँ पे गलती किया मैंने, ठीक है। सो नाउ एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए का वैल्यू कैलकुलेट हुआ, दिस वैल्यू केम आउट टू बी 1। एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए का वैल्यू कैलकुलेट हुआ है। जो मीन वैल्यू थ्योरम का जो राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट हुई है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट हुई है, वो 1 आया है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि एक ऐसा पॉइंट सी लाई करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था ना, ये तो अपना एफ डैश एक्स है। तो एक्स की जगह पे सी रखे हो तो आपको क्या मिलेगा, 2c माइनस 4, 2c माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 1, implies 2c is equal to 5, 2c is equal to 5 हो गया, तो c का वैल्यू आ गया 5/2। तो 5/2 पे अपन को क्या दिख रहा है, 5/2 पे जो टेंजेंट बन रहा होगा वो अपना 1 और 4 को ज्वाइन करने वाले सीकेंट वाले लाइन का पैरेलल होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं ग्राफ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
So point was 1 and 4 ना, 1 पे ये हो जाएगा पॉइंट और 4 पे ठीक है. So this is the point 1 comma minus 6. Next point will be कितना था वो, 4 पे था, 4 comma minus 3, ये वाला पॉइंट है. 4 पे आउटपुट भी -3 आ रहा था. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से. ठीक है, हम इसको ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से. और अब हमको क्या करना है, 5/2 कितना दिया था, 5/2 मतलब 2.5. 2.5 पे ये पॉइंट, तो 2.5 पे हमको क्या करना है, अब एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. ठीक है, तो इफ आई एक्सटेंड दिस, एक्यूरेट तो नहीं बन पाए बट यस, आई थिंक सबको दिख रहा है कि द लाइन इज पैरेलल टू ब्लू वाला लाइन, है कि नहीं. ब्लू वाला लाइन अपना सेकेंड वाला लाइन हो गया यहाँ पे, और रेड वाला लाइन अपना टेंजेंट वाला लाइन हो गया. ठीक है, अब क्यों मैं कह रहा हूं कि मीन वैल्यू थ्योरम का एक्सटेंशन है रोल्स थ्योरम, बिकॉज अब यही टेंजेंट मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम कह रहा है दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और रोल्स थ्योरम कहता है कि आपका एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा. तो मीन वैल्यू थ्योरम में तो हम डेरिवेटिव की अलग अलग वैल्यू के ऊपर बात करें, और रोल्स थ्योरम के ऊपर हम डेरिवेटिव का एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर बात करें जहां पे वो 0 होता है. ठीक है, तो इसीलिए रोल्स थ्योरम इज एन एक्सटेंशन और एप्लीकेशन भी कह सकते हो ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. वहां पे वो गलत लिखा हुआ है, वो मैं ठीक कर देता हूं. राइट स्टूडेंट्स, तो प्रोसेस एकदम आसान है. जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी उसका पहले प्रूफ कीजिए. प्रूफ मतलब जनरली पॉलिनोमियल दिया होगा, हो सकता है साइन एक्स वगैरह दिया हो. तो अब जैसे आपको पता है कि दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो दोनों का एडिशन भी डिफरेंशिएबल होगा. दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस होता है. तो ये सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो जाते हैं. फिर अगर वो मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन होगा तो आपको वो एक्सप्रेशन करना है. उस एक्सप्रेशन से ये वाला वैल्यू आपको नोन रहेगा. ये वाला वैल्यू नोन किस लिए रहेगा, बिकॉज हमको बी और ए का वैल्यू पता होगा वहां पे. ठीक है, क्योंकि हमें बी और ए का वैल्यू पता रहेगा. हाँ दिव्यांशु, एक तरफ से दोनों ही जगह से हमने सी का वैल्यू कैलकुलेट किया है, लेकिन अंतर बस इतना ही है कि सी का वैल्यू कैलकुलेट किए हो तो एक जगह पे सी का वैल्यू, दोनों ही केस में हम कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे डेरिवेटिव ही देख रहे हैं. बट वो सिनेरियो क्या है, रोल्स थ्योरम पे आप वो पॉइंट देख रहे हो जहां पे आपका लाइन जो बन रहा है टेंजेंट वाला वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. मीन वैल्यू थ्योरम पे जो हम टेंजेंट वाली लाइन देख रहे हैं वो हमारे सीकेंट वाले लाइन का पैरेलल होगा. ठीक है,
ग्राफिकली आपको कहीं पे भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, दिस वाज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा क्लास के बाद एक आरडी शर्मा से आप अगर क्वेश्चन देखते हो, 2-3 क्वेश्चन भी देख लोगे ना, तो यू विल रियलाइज वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस। कॉन्सेप्ट जो भी समझाना था ग्राफिकली जो मैंने ऐसे ड्रॉ वगैरह करके समझाया, ये बुक्स वगैरह में भी नहीं मिलेगा, तो ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए था। कहीं पे जरूरत पड़े तो फिर से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये लास्ट 2017-18 तक का है, बिकॉज मैं नेट पे सर्च कर रहा था आप लोगों के लिए। 2017-18 तक के लिए ये एक छोटा सा टॉपिक वाइज एनालिसिस है कि कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 10 सालों में अगर आप देखोगे तो 5.1 से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। 5.1 इज बेस्ड ऑन ओनली कंटिन्यूटी, लेकिन 5.2 इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी प्लस बेसिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे 1 मार्क के भी क्वेश्चन थे प्लस डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन थे, और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में कंटिन्यूटी का यूज आ ही जाता है। कोई फंक्शन को अगर आपको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो हम उसको नॉन डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो हम डिसकंटिन्यूटी भी चेक करते हैं। बट अगर आप देखोगे ऑर्डर वाइज तो 5.4 क्या था, सिंपल ई पावर एक्स वाले का चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, तो उसके ऊपर ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा किस पे, 5.7। व्हाट इज 5.7? इट इज आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन में हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन साथ ही साथ उसमें हम बहुत चीजें भी तो देख रहे हैं। हमने वहां पे चेन रूल लगाया है, कहीं पे पैरामेट्रिक फॉर्म भी लग रहा है ना। फिर ये कौन सा है, एक्सरसाइज 5.5। दिस इज आवर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दिस इज आवर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। व्हाट इज 5.6? आई थिंक दिस इज आवर पैरामेट्रिक ना, दिस इज आवर पैरामेट्रिक। दिस यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे आपको वो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आता है। ठीक है, गेटिंग दिस? तो ये मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप उसके हिसाब से देखो, 4 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो 4 नंबर के पॉइंट से सेकेंड ऑर्डर परफेक्ट क्वेश्चन बनता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक परफेक्ट क्वेश्चन बनता है, या फिर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करना, या फिर कोई एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी निकालना, या नहीं होता के की वैल्यू निकालना, वो एक परफेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अब आप एक्सरसाइज 5.3, 5.4 और 5.6 को इग्नोर करोगे, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फॉर्म यूज होते हैं। 5.4 में हम एक्सपोनेंशियल्स के चेन रूल ही देख रहे हैं, तो चेन रूल तो आगे हर जगह यूज हो रहा है। तो कहने के लिए कोई एक एक्सरसाइज को नहीं स्किप कर सकते, लेकिन आरडी शर्मा से या कहीं से भी जो हम पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, वो हर क्वेश्चन पे होना चाहिए जहां पे हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हर उस क्वेश्चन पे होना चाहिए जहां पे 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल, एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, सॉल्व करने का हमारे पास तो टाइम नहीं है। दिस वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन। राइट द डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू cos x। sin x का डेरिवेटिव आपको विथ रेस्पेक्ट टू cos x कैलकुलेट करना था। तो वहां पे तो आपने ऐसा मान लिया, u को मान लिया लेट्स से sin x, v को मान लिया हमने cos x। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको कहीं ना कहीं क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है du by dv कैलकुलेट करना है। हमको u को डिफरेंशिएट करना था विथ रेस्पेक्ट टू v, तो हमको du by dv कैलकुलेट करना है। हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको du by dx अपॉन dv by dx करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को देखो, if cos y is equal to x times cos of a plus y, where cos a is this, then prove that dy by dx is equal to ये एक्सप्रेशन देखो, इट्स नॉट इजी। मैं क्लास के बाद ये फाइल रखूंगा, ये देखो, ये आपका 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ऑल इंडिया, मतलब हर जगह आया हुआ था ये। ठीक है, ये आपका x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आपको dy by dx का वैल्यू पूछा गया π/4 पे और π/3 पे। ये जो 5-6 क्वेश्चन मैंने आज क्लास के लिए रखा था, इस क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत टेंशन होने वाला है।
2 cos of log x प्लस 3 sin of log x, प्रूफ कीजिए ये वाला एक्सप्रेशन। डिफरेंशिएट, ये देखो ये क्वेश्चन में तो सबकी हालत टाइट हो जाएगी अगर नहीं देखे हो तो, समझ में नहीं आएगा कैसे सॉल्व करना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस लॉगरिथमिक। ये देखो कितनी बार ये सवाल पूछा गया, 2015, 2013, 2009। तो आज की स्लाइड में मैंने ये 6 क्वेश्चन रखे थे, ये 6 क्वेश्चन अभी रहेंगे। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग दैट इसके क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं। आपको चेन रूल आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके अंदर शायद वो पेशेंस नहीं हो सकता है जहां पे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर किए हो और बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ रहे हैं। हो सकता है कि आप उस पॉइंट पे गिव अप कर दो, पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स। तो आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान कैसे रखोगे, जब आपने एक अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे उस लेवल के, ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा वहां पे और आप ध्यान रख पाओगे। तो आपको क्या करना है, कम से कम कह रहा हूं, कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, नो अदर वे। अगर आप 40 से 50 पास्ट ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो ना, फ्रॉम माय साइड आई कैन से दैट वो मोर देन एनफ होगा। बट यस, 40 to 50 पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक एक नंबर वाला क्वेश्चन करके 50 मिनट में काम सलटा दिया कि सर ने ये बोला था। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग क्वेश्चन, 3 नंबर 4 नंबर, पहले वो 6 नंबर वाले भी जो क्वेश्चन होते थे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। और वो नहीं करोगे ना अच्छे से, वो नहीं करोगे तो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे मैक्सिमा मिनिमा वगैरह का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे भी हम बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन रूल बड़ा बड़ा लगता है। ठीक है, रिवांश ने कहा है सर हम और अभी ने, अभी मत अभिषेक, हम और अभी ने पर डे 20 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है। बहुत अच्छी बात है। I wish that you guys do this on a continuous basis. 20 क्वेश्चंस पर डे भी अगर रिवांश रखते हो, एक हफ्ते के अंदर हम लोग 140-150 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, राइट। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा स्टूडेंट्स, मेरा प्लानर के अकॉर्डिंग मैं अभी एक बार मैं देख लेता हूँ। वैसे तो टॉपिक खत्म हो गया, इसका हम एक डिस्कशन भी रखेंगे आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस का। आई एम वेटिंग कि शायद अगर ऑफलाइन हो जाए ना तो वो बेटर होगा। तो पूरा चैप्टर 5 का फिर हम एक डिस्कशन प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आई एम एंडिंग द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। डू प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज दिस विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ओके, चलो, तो बाय बाय, एंडिंग द सेशन।